8. जिंदल की आंखें गुस्से से लाल थीं। उसकी धमकी सुनकर विक्रम चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिंदल ने उसका मुंह दबा रखा था। तभी जिंदल के हाथ को किसी तरह हटाकर विक्रम ने गुस्से में कहा, तू भले ही मुझे मार दे, मगर रीत के दिल में तू कभी जगह नहीं बना पाएगा, क्योंकि तेरे लिए उसके दिल में सिर्फ डर है, सिर्फ डर। और जहां डर होता है वहां प्यार नहीं होता, समझा? उसके दिल में मेरे लिए क्या है ये तुझे बताने की जरूरत नहीं। वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। और अब मेरे रास्ते का कांटा साफ करना है। मगर वैसे तुझे आसानी वाली मौत देना क्या सही होगा? शायद नहीं। तुझे तो अब हर एक पल मरना होगा विक्रम। इतनी आसान मौत नहीं होगी तेरी। मैं तुझे मारने से पहले तेरी ऐसी हालत कर दूंगा कि तू भीख मांगने के भी काबिल नहीं रहेगा। अचानक ही जिंदल ने एक झटके से विक्रम को छोड़ा और वहां से गायब हो गया। विक्रम दौड़ते हुए चारों तरफ देखने लगा, मगर अब जिंदल कहीं नहीं था। रुक जा बास्टर्ड! कायरों की तरफ भाग क्यों रहा है साले? अगर एक बाप की औलाद है तो यही रुक। जिस तरह से जिंदल ने विक्रम को धमकी दी थी, उससे विक्रम बुरी तरह बौखलाया हुआ था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके मुंह पर तमाचा मारकर चला गया हो। विक्रम अपने आसपास देखते हुए गुस्से में बोला, तेरा नकाब तो मैं एक दिन तेरे चेहरे से नोच कर रख दूंगा। कब तक तू पीछे से वार करेगा? जिस दिन सामने आएगा समझ लेना वो तेरा आखिरी दिन होगा। यही सब सोचते हुए विक्रम गुस्से में वहां से चला गया। कुछ देर बाद उसने रीत से मिलकर उसे सारी बात बताई, लेकिन तभी रीत के मोबाइल पर जिंदल का कॉल आया। जिंदल ने मुझे वहां क्यों बुलाया है? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि विक्रम मेरे साथ है? रीत अपने ख्यालों में गुम थी। विक्रम उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जब कुछ देर तक रीत ने कोई जवाब नहीं दिया तो विक्रम ने बेचैनी से कहा, रीत? हाँ विक्रम, हाँ। क्या बात है? किसका फोन था जिससे बात करके तुम इतनी परेशान हो गई हो? तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? कुछ नहीं विक्रम, मुझे एक जरूरी काम है, जाना होगा। तभी विक्रम ने उसके हाथों से उसका फोन ले लिया और उसे घूरते हुए गुस्से से बोला, ये उसी मास्क वाले आदमी का फोन है ना? रीत, प्लीज मुझे सच बताओ। तुम्हें ऐसे सहने की जरूरत नहीं है। मेरा भरोसा करो रीत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम जितना डरोगी वो तुम्हें उतना डराएगा। तो बताओ, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है? हाँ विक्रम। तो फिर बताओ मुझे कि एक्चुअल में बात क्या है। मैं तुम्हारी जिंदगी से सारी मुश्किलों को खत्म कर दूंगा। क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, जानती हूँ मैं उस मास्क वाले आदमी को, लेकिन उसके बारे में किसी को नहीं बता सकती, क्योंकि वो मुझे लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। वो मेरे लिए कुछ भी कदम उठा सकता है, किसी को भी मार सकता है। और ये बात भी सच है कि जितना कुछ उसने मेरे लिए किया है वो कोई अपना भी नहीं करता। कैसे उसे धोखा दे दूं मैं विक्रम? उसने मेरी जिंदगी बनाई है। विक्रम ने उसे रोका नहीं। वो जानता था कि अब रीत के दिल का गुबार उसके होठों से बहकर बाहर निकल रहा है और इसी से उसको सच का पता चल सकता था। फिर रीत ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती विक्रम, लेकिन डरती हूँ उससे, उसके पागलपन से, उसकी दीवानगी से। वो मेरे लिए किसी की भी जान ले सकता है। वो पूरा एक साइको है। अब तो उसके आसपास रहने से भी मुझे डर लगता है। विक्रम अपना सर झुकाए रीत की बातें सुन रहा था। फिर कुछ सोचते हुए बोला, ओह, लेकिन ये है कौन और कैसे तुम्हारी जिंदगी में आया? फिर रीत ने विक्रम को सारी सच्चाई बताने का फैसला किया। वो एक सांस में सब कुछ सच सच बताने लगी। जैसे जैसे विक्रम उसकी बातें सुनता गया, उसकी हैरानी बढ़ती गई। वो कौन है, कहां से आया है, इसके बारे में मेरी केयरटेकर माँ देविका को भी मालूम है। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो मेरे कमरे के सीक्रेट दरवाजे से आता है और मुझे सब कुछ सिखाता है। मुझे बड़े बड़े स्टार्स से मिलाने ले जाता है, जिनसे मैं सब कुछ सीखती हूँ। पर अब मुझे लगता है कि वो कोई मामूली आदमी नहीं है। वो जिंदल है। क्या? जिंदल? हाँ, जिंदल, जिसको हम पहले जानते थे। वो बस उतना ही नहीं है।
क्योंकि कर्मा प्रोडक्शंस में उसके सिर्फ एक इशारे पर मुझे काम मिल गया, जहां जाने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं। ओह माय गॉड, इतना बड़ा गेम खेला जिंदल ने, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बट इस बारे में हमें पुलिस को बता देना चाहिए। नहीं विक्रम, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके पास कुछ ऐसा है जिसके बारे में ना तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ और ना ही किसी और को। वो मुझे बर्बाद कर देगा, मगर मैं फिर भी उसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि उसने जितना कुछ मेरे लिए किया है उसके बदले में उसे धोखा नहीं दे सकती मैं। तुम्हें भी समझना होगा, मैं उसे समझाऊंगी, उसे प्यार से हैंडल करूंगी। अब मुझे जाना होगा विक्रम। विक्रम ने उसे रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। वो रीत को जाते हुए देखता रहा। उसके जाते ही विक्रम ने मन ही मन कहा, तुम चाहे जो करो रीत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और कभी तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अचानक आसमान में काले बादल घिराए थे और जोरों की बरसात शुरू हो चुकी थी। इधर दूसरी तरफ रीत जल्दबाजी में एक बड़े से होटल में पहुंची और रूम नंबर 307 में पहुंचने के बाद दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में जिंदल पहले से ही उसका वेट कर रहा था। उसने फोन करके रीत को अर्जेंट यहां पहुंचने के लिए कहा था। रीत को देखते ही जिंदल ने कहा, विक्रम के पास से आ रही हो ना? मैंने कहा था ना कि अगर वो तुम्हारे आसपास भी दिखा तो समझ जाना कि उसकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। रीत सर झुकाकर खामोश खड़ी रही तो जिंदल उसके पास आया और उसके होठों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए बोला, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं। मैं चाहूं तो अपने पीछे हजारों लड़कियों की लाइन लगा दूं, लेकिन मैंने तुम्हें चाहा। मैं जिंदल हूं, जिंदल, कर्मा प्रोडक्शन का सीक्रेट मालिक। ये सुनते ही रीत की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। व्हाट? तुम कर्मा प्रोडक्शन के मालिक हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने तुम्हें वहां पहुंचाया जहां तुम कभी नहीं पहुंच पाती, और तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। रीत की आंखों में आंसू आ गए और वो सिर झुकाकर रोने लगी। तभी जिंदल ने अपने सामने रखी कांच की टेबल को गुस्से में पटक दिया, जिससे वो चकनाचूर हो गया। जिंदल ने गुस्से में कहा, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? रीत अंदर ही अंदर डर के मारे कांप रही थी। तभी जिंदल ने कहा, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब इतना समझ लो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा। मैं विक्रम से प्यार करती हूँ। रीत ने किसी तरह हिम्मत करके ये बात बोल दी थी, लेकिन जिंदल ये सुनते ही जैसे किसी दूसरी दुनिया में जा चुका था। वो किसी अजनबी की तरह रीत को देखने लगा। नहीं, ये सच नहीं है। कहो कि तुम झूठ बोल रही हो रीत, तुम झूठ बोल रही हो ना? सच यही है जिंदल, तुमने प्यार को एक खेल बना दिया। मुझे पाने के लिए तुमने इतना घिनौना खेल खेलने का इरादा किया, जबकि विक्रम के पास सिर्फ प्यार था। पर मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो किया रीत। देखो, मुझे पता है कि तुम मजाक कर रही हो, तुम मजाक ही कर रही हो ना? मैंने बहुत हिम्मत करके तुमसे सच बोला है जिंदल, बहुत हिम्मत करके। जिंदल की आंखें जैसे आग बरसा रही थीं। उसने फर्श पर पड़े कांच के टुकड़ों की भी परवाह नहीं की। उस पर चलता हुआ वो रीत के करीब जाने लगा। कांच उसके पैरों में इस कदर धंसने लगे कि उनसे खून बहने लगा। रीत ने ये सब देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे डर लगता है, तुम्हारे पागलपन से डर लगता है। कब अपनी दीवानगी में तुम किसी की जान ले लो, किसी को नहीं पता। जबकि मैं विक्रम के साथ सिक्योर फील करती हूँ जिंदल। जब उसके पास होती हूँ तो लगता है कि किसी समझदार और जिम्मेदार लड़के के साथ हूँ। रीत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जिंदल का दिल बैठा जा रहा था। तभी रीत ने बाहर जाते हुए कहा, आई थिंक इट्स ओवर जिंदल, आई एम सॉरी। अगले ही पल रीत वहां से बाहर निकल चुकी थी, मगर जिंदल की आंखों में एक ऐसी आग जला गई थी जिससे सारी दुनिया जल जाने वाली थी। नहीं रीत, इट्स नॉट ओवर, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द गेम। आखिर क्या करेगा अब जिंदल? अब क्या होगा रीत और विक्रम के साथ? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ 8 ऐप पर। Eight.
रीत के मुंह से अपने प्यार के लिए इनकार सुनकर जिंदल गुस्से से उसके करीब आया। अब मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता था। चलते हैं उस सफर पर जहां मैं कभी तुम्हें ले गया था। कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? छोड़ो मुझे, जिंदल छोड़ो। और फिर जिंदल ने रीत को कंधे पर उठा लिया। कुछ देर बाद वो अपनी उसी टनल वाली सीक्रेट जगह पर था। उसने जल्दी से रीत को कुर्सी से बांध दिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो जिंदल। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हरगिज नहीं। और अब हमें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता है। तुम मुझसे ही शादी करोगी और अभी करोगी। अब तक तो मैं तुम्हें प्यार से मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब और नहीं। कुर्सी पर बैठी हुई रीत काफी घबराई हुई थी। वहीं जिंदल अपने पास मौजूद एक खंजर को तेज धार के लिए घिसते हुए उससे बातें कर रहा था। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि मैं तो तुम्हारी जिंदगी में विक्रम से ज्यादा अहमियत रखता था ना। जितना वक्त हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया उतना वक्त तो तुमने शायद ही किसी और के साथ बिताया होगा। फिर मेरी जगह विक्रम क्यों? छोड़ो जिंदल, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। तुम एक बहुत बड़े साइको हो। तुम विक्रम से बहुत अलग हो और वो तुमसे कई गुना अच्छा है। तुम्हारी तरह नहीं जो जबरदस्ती प्यार हासिल करे। और मुझे यकीन है कि वो मुझे बचाने जरूर आएगा। वो तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है रीत कि मैंने उन लोगों के रास्ते में कितनी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं कि किसी का इधर आना नामुमकिन है। नामुमकिन। जिंदल ये सोचकर बैठा था कि उस तक कोई भी नहीं पहुंच पाएगा, मगर वो इस बात से अनजान था कि उसे चारों तरफ से घेरने की तैयारी चल रही थी। रीत जब जिंदल से मिलने निकली थी तो विक्रम ने चुपके से उसकी ड्रेस में माइक्रोफोन लगा दिया था और फिर इसी वजह से ये खबर सभी जगह फैल चुकी थी। मैं आ रहा हूं रीत, आज उस दरिंदे को अपने हाथों से खत्म करूंगा मैं। इधर निधि भी रीत को बचाने घर से बाहर निकली, लेकिन कनक की नजर उस पर पड़ी और उसे इस बात को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि हो ना हो निधि रीत के कमरे के सीक्रेट रास्ते की तरफ जा रही है। निधि, रुको निधि, रुको जरा। क्या तुम भी रीत की मदद के लिए जा रही हो? हाँ, इस वक्त उसे मदद की बहुत जरूरत है। निधि, सब जानते हैं कि रीत इस ड्रामा कंपनी में मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन इंसान की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। मैं भी रीत की मदद करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले चलोगी? पता नहीं किस मोड़ पर मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। ठीक है, पर ध्यान से। अब देखती हूँ इस रीत को कोई कैसे बचाता है। मैं उसका काम तमाम करके ही रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ विक्रम देविका के पास जल्दबाजी में पहुंचा और उसे सारी बात बताकर बोला। विक्रम, तुम इधर? देविका जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, उस मासूम को बचा लीजिए। जिंदल उसकी जिंदगी बर्बाद कर देने वाला है, प्लीज उसे बचा लीजिए। मैं कैसे करूं? मुझे कुछ नहीं पता। देविका जी, मुझे पता है रीत कहाँ है। वो रीत के रूम में जो खुफिया रास्ता है वो मुझे बताइए। जिंदल उसे वहीं ले गया है। ठीक है, चलो मेरे साथ। और फिर डर के मारे देविका उसे सीक्रेट रास्ते पर लेकर चल पड़ी, मगर जैसे ही वो आगे बढ़े। ये कैसी जगह है और पानी का लेवल इतना बढ़ता क्यों जा रहा है? वो सामने लगे उस व्हील को घुमाओ विक्रम, जल्दी। विक्रम ने पहिए को घुमाना शुरू किया। थोड़ी परेशानी के साथ वो पहिया घूमने लगा। विक्रम जैसे जैसे पहिया घुमाता गया वैसे वैसे पानी का लेवल नीचे जाने लगा। हाँ विक्रम, बस थोड़ी और ताकत लगाओ, पानी नीचे ही जा रहा है। उस साइको जिंदल को खुद पर और उसके इस खुफिया ठिकाने पर बहुत भरोसा है ना कि कोई भी इसे पार करके उस तक नहीं पहुंच पाएगा। इस ठिकाने में बहुत सारे खुफिया दरवाजे हैं। इसमें से कोई एक दरवाजा ही हमें सीधे जिंदल के रूम तक पहुंचा देगा, वरना सारे हमें भूल भुलैया में भटका देंगे। हमें ध्यान से जाना होगा। देविका का कहना बिल्कुल सही था। वो लोग काफी देर से इस खुफिया ठिकाने में जिंदल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन्हें अभी तक कामयाबी नहीं मिली थी। और फिर वो दोनों एक भूल भुलैया में फंस गए। उधर दूसरी तरफ निधि और कनक रीत के घर के पिछले रास्ते की तरफ से उसके कमरे में आ गए।
और मौका पाते ही जल्दी से खुफिया रास्ते में दाखिल हो गए। उनको जिंदल के घर तक सीधा रास्ता एक ही बार में मिल गया, मगर वो दोनों उस दरवाजे से अंदर पहुंचते इससे पहले ही दरवाजे के खुलने की आवाज से जिंदल को उनके वहां पहुंचने की भनक लग गई। देखो रीत, मुझे पता है तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने का सिर्फ एक ही यही रास्ता था। देखते हैं यहाँ तुम्हारे लिए मौत से मिलने कौन आता है पहले। ये कहकर जिंदल ने एक मशाल उठाई और इस बड़े से कमरे से निकलकर एक गुफा में पहुंचा और फिर ब्रिज पर खड़ा हो गया। ये गुफा इतनी बड़ी थी कि इस गुफा में बने हुए छोटे से ब्रिज के नीचे पानी ही पानी था और इसी पानी में बोट चलाती हुई निधि और कनक जिंदल की तरफ ही बढ़ रही थी। आखिर कहाँ होगा ये मास्क मैन? मुझे तो ये जगह बहुत डरावनी लग रही है। कोई सोच भी नहीं सकता कि शहर में उसके नीचे ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। कनक, वो देख सामने, वो मास्क मैन। कनक के चेहरे पर बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी। तुझे डर नहीं लग रहा? डरती तो यहाँ तक कैसे आती? बस देखती जा अब मैं क्या करती हूँ। जिंदल के चेहरे पर अभी भी मास्क था। उसे देखते ही निधि डर के मारे बोट में दूसरी जगह छुप गई, जिसे जिंदल देख नहीं पाया, लेकिन कनक अब उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी मुझे। डरने की क्या जरूरत है मुझे? आखिर तुम ये सब कर रहे हो तो जाहिर है कि रीत ने तुम्हें अच्छी खासी रकम दी होगी। फिर डरे वो जिसके पास पैसे न हो। कनक की बातें सुनकर जिंदल ने उसे एक नजर घूरा, फिर मुस्कुराने लगा। लेकिन मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगी। बस तुम्हें अब रीत को मेरे रास्ते से हटाना होगा। वैसे पैसों के अलावा भी मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकती हूँ। कहते हुए कनक ने जिंदल को आंखों ही आंखों में इशारा किया और अपने टॉप को थोड़ा ऊपर खिसका दिया। ओह, समझ गया। मतलब सब कुछ करने को रेडी हो। गलत जगह आ गई तुम। शायद तुम्हें पता नहीं कि रीत मेरी नजरों में क्या है। सौदा करना है ना तुझे? चल करते हैं सौदा। जिंदल के इरादों से अब कनक को थोड़ा डर लगने लगा था और जिंदल ने इतना कहकर कनक को हवा में उठा लिया। ये तुम क्या कर रहे हो? देखो देखो, तुम्हें कुछ और चाहिए तो वो भी मैं तुम्हें दे सकती हूँ। अगले ही पल जिंदल ने कनक को ब्रिज के नीचे फेंक दिया। कनक के मुंह से एक चीख निकली और कुछ ही देर में उसने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। अब ऐसे ही मैं सबको खत्म कर दूंगा। विक्रम, आई एम वेटिंग फॉर यू। इसके बाद जिंदल अपनी जगह पर मुड़ा और वापस रीत के पास चला गया। दूर खड़ी निधि ने ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा था। वो डर के मारे थर थर कांप रही थी। डर की वजह से वो चीख भी नहीं पा रही थी। किसी तरह उसने हिम्मत करके खुद को संभाला और बाहर जाने लगी। इधर दूसरी तरफ विक्रम और देविका दोनों उस खुफिया ठिकाने में जाने के लिए आगे बढ़े। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें इस रास्ते में भी पानी भरा दिखा। विक्रम, यहाँ पे पानी भरा है, जरा ध्यान से। आप ये इस वाले रास्ते से जाइए। इधर दूसरी तरफ जिंदल रीत के सामने बैठकर उसे कई घंटों से पागलों की तरह एक टक देखे जा रहा था। जिंदल प्लीज मुझे जाने दो। तुम क्यों लाए हो मुझे यहाँ? कितना सुकून मिलता है तुम्हें देखते हुए रीत। दिल करता है कि बस ये वक्त यहीं पर रुका रहे और मैं तुम्हारे चेहरे को देखता रहूं। तुम होश में नहीं हो जिंदल। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। अचानक ही जिंदल के चेहरे पर एक गुस्सा नजर आने लगा और वो चिल्लाते हुए बोला, रीत, तुम मुझसे शादी करोगी ना? देखो मेरा तुम्हारे सिवा कोई और इस दुनिया में नहीं है। मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हारे सपने देखता आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए जिया हूँ। अब देर मत करो, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। जिंदल, जो तुम कह रहे हो वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। प्लीज मुझे छोड़ दो। अचानक ही जिंदल ने गुस्से से उसके बाल पकड़ लिए और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यही बात अगर विक्रम ने कही होती तो क्या तू मना करती? सब पता है मुझे, मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। हाँ, और तुम? तभी जिंदल ने अपना मोबाइल बाहर निकाला और उसे एक वीडियो दिखाते हुए बोला, देखो इसे, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी तुम्हारी लाइफ में तुम्हें परेशान किया था या फिर कभी तुम्हें छेड़ा था। गौर से देखो इन्हें, इन सबको मैं अपाहिज बना चुका हूँ। रीत ने उन लड़कों को देखा जो उस वीडियो में थे। उन सभी के कोई न कोई अंग गायब थे।
रीत उन सभी को देखते ही पहचान गई। अब सोच जरा, जब इन लोगों का मैंने ऐसा हाल किया है जिन्होंने सिर्फ तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी, तो अब मैं विक्रम का क्या हाल करूंगा। इधर दूसरी तरफ ये खबर विक्रम के पापा दिगंबर तक पहुंच गई थी। कुछ ही देर में विक्रम ने फोन पर उन्हें सारी सच्चाई भी बता दी। उन्होंने अपने जानने वाले एक पुलिस ऑफिसर को सारी बात बताई। फिर उस ऑफिसर के साथ ही दिगंबर जी फौरन एक पुलिस फोर्स लेकर लोकेशन की तरफ रवाना हो गए। विक्रम और देविका किसी तरह उस अंधेरे में आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी देविका की एक जोरदार चीख गूंज उठी। आखिर क्या देखा है देविका ने? कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनिए अगला भाग। विक्रम, वो सामने देखो, सांप। वो सांप तेजी से बढ़ते हुए देविका की तरफ आ रहा था, लेकिन विक्रम ने तुरंत ही एक हाथ से उसकी पूंछ पकड़ी और हवा में लहराते हुए उसे दूर फेंक दिया। देविका ने एक राहत की सांस ली। फिर वो दोनों आगे बढ़ते गए। निधि, तुम यहाँ? वो मैं कनक के साथ रीत को बचाने आई थी, लेकिन उस इंसान ने कनक को मार दिया विक्रम। क्या? जिंदल ने? अब तू नहीं बचने वाला। वैसे तुम्हें पता है वो कहाँ है? हाँ, आओ मैं लेकर चलती हूँ। ये यहाँ क्या कर रही है? जिंदल के हाथ में एक चाकू था और वो उससे अपनी उंगली काटकर रीत की मांग भरने की कोशिश कर रहा था। आज तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी रीत। यहीं पर हम अग्नि के 7 फेरे लेंगे और एक हो जाएंगे। तभी अचानक ही पीछे से विक्रम की आवाज आई, जिससे जिंदल के हाथ जहां के तहां रुक गए। जिंदल, रीत को छोड़ दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। लो, बाराती भी आ गए मेरी जान। मैंने कहा था ना कि ये लोग हमें चैन से रहने भी नहीं देंगे, पर अब इन बारातियों की लाश से मेरा मंडप सजेगा। रीत अपनी जगह से उठी और दौड़कर देविका के गले लग गई। मेरी बच्ची, ये क्या हाल बना दिया है इस शैतान ने। सब मेरी वजह से हुआ है। इसने पहले मुझे इमोशनली अपने बातों में फंसाकर तेरे घर में जगह दिलवाई, ताकि मैं पल पल तेरी खबर इसको देती रहूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा शैतान है ये। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ बेटी, इसने मेरे साथ विक्टिम कार्ड खेला था, अपना जला हुआ चेहरा दिखाकर कि इसके साथ तुमने गलत किया है। लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है। इधर विक्रम दौड़ते हुए जिंदल के पास गया और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे जिंदल के होंठों से खून निकलने लगा। लेकिन फिर भी वो खतरनाक तरीके से मुस्कुराए जा रहा था। विक्रम ने जिंदल को जमीन पर गिरा दिया और लगातार उसके चेहरे पर घूंसे बरसाने लगा। मरने वाला है तू। दिए के बुझने से पहले हमेशा उसकी लौ थोड़ा बढ़ जाती है। अचानक ही जिंदल पलटा और विक्रम के गले पर अपना चाकू रख दिया। अब बोल, तुझे हलाल करने में बस 1 इंच का फासला है। नहीं जिंदल, प्लीज विक्रम को छोड़ दो। छोड़ दूंगा, मगर उससे पहले तुझे मुझसे शादी करनी होगी। तेरे पीछे एक बॉक्स रखा है, उसमें शादी का जोड़ा है। जल्दी से रेडी हो जा। आज इसी वक्त और यहीं पर इसके सामने मैं तुझसे शादी करूंगा। जिंदल, ये क्या पागलपन है? मैंने तुम्हें इतना बड़ा शैतान नहीं समझा था। तुमने मुझे इस लड़की का केयरटेकर बनाया, क्या सिर्फ अपने मतलब के लिए? तुमने कहा था कि तुम्हारा चेहरा प्यार की वजह से जला है और इसीलिए उस प्यार को तुम पाना चाहते हो। तो मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ सही हुआ था। चुप, एकदम चुप। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला रीत। तुम शादी का जोड़ा पहनती हो या फिर मैं विक्रम का गला काटूं? नहीं नहीं नहीं, प्लीज विक्रम को कुछ मत करना। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। जिंदल की धमकी सुनकर रीत जल्दबाजी में बॉक्स की तरफ बढ़ी। नहीं रीत, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम वैसा कुछ भी नहीं करोगी जो ये कह रहा है। विक्रम उसे बार बार मना करता रहा, लेकिन रीत ने उसकी एक नहीं सुनी। कुछ देर में उसने कपड़े पहन लिए और दूसरी तरफ जिंदल ने विक्रम को रस्सी से बांध दिया। फिर वो लगातार विक्रम पर घूंसे बरसाने लगा। मुझे बांधकर अपनी मर्दानगी क्यों दिखा रहा है हरामजादे?
हाथ खोल कर दिखाना। जिंदल प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, वो मर जाएगा। ये प्यार जो तेरी आंखों में विक्रम के लिए दिख रहा है ना रीत, ये मैं अपने लिए देखना चाहता था, पर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। रीत और देविका मना करती रही, मगर जिंदल विक्रम को मारता रहा तब तक जब तक कि विक्रम बेहोश नहीं हो गया। बहुत सख्त जान है। अब शादी से पहले इसे हलाल करूं या बाद में? इनफ जिंदल, तुम इंसान नहीं बल्कि हैवान हो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जैसा इंसान किसी से प्यार भी कर सकता है। अरे प्यार तो दूर की बात है, तुम तो अब मेरी नफरत के लायक भी नहीं रहे। सुना तुमने जिंदल, मैं नफरत करने लगी थी तुमसे, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। ये सुनते ही जिंदल के हाथ जहां थे वहां रुक गए। उसके दिल में एक टीस सी उठी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। देविका को उसने इशारा किया कि विक्रम के पास जाकर बैठे। उसने वहां बीचों बीच एक जगह आग जला दी, फिर रीत का हाथ पकड़कर बोला, आग जल चुकी है रीत, अब हमें फेरे ले लेने चाहिए, वरना इस बेहोश इंसान को मैं मुर्दे में बदल दूंगा। रीत आंखों में आंसू भरकर उसे देखे जा रही थी, जिसके सर पर न जाने कैसा जुनून सवार था। रीत उसके साथ फेरे लेने लगी। उधर विक्रम अब धीरे धीरे होश में आ चुका था। उसने रीत को फेरे लेते देखा तो चिल्लाते हुए बोला, नहीं रीत, प्लीज रुक जाओ, ये अनर्थ मत करो। विक्रम और देविका अपने हालात पर फूट फूट कर रोते जा रहे थे। वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। कुछ ही देर में फेरे पूरे हुए तो जिंदल ने अपने हाथ की उंगली काटकर उसी खून से रीत की मांग भरते हुए कहा, अब तुम पूरी तरह से मेरी हो रीत, इस दिन का मैंने सालों से इंतजार किया है। रीत फूट फूट कर रोने लगी तो जिंदल ने उसे गले से लगा लिया, लेकिन तभी रीत के कदम लड़खड़ाए और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। रीत, क्या हुआ तुम्हें? इसे हॉस्पिटल ले जाओ जिंदल, इसकी हालत सही नहीं है। इतनी कमजोर नहीं है मेरी रीत, फिक्र मत करो, कुछ देर में उठ जाएगी। इतना कहकर जिंदल विक्रम के नजदीक आया और उसे आजाद करने लगा। वो उसकी रस्सियां खोलते हुए बोला, मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम्हें मारा तो रीत मेरी कभी नहीं होगी। इधर दूसरी तरफ दिगंबर जी पूरी पुलिस फोर्स के साथ लोकेशन पर खड़े थे, लेकिन उन्हें विक्रम या देविका कहीं भी नहीं दिख रहे थे। लोकेशन तो यहीं की है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, आखिर कहाँ गए वो लोग? उनकी बात सुनकर पुलिस ऑफिसर बोला, शायद वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी अचानक ही दिगंबर जी को विक्रम का एक मैसेज आया। लोकेशन पर पहुंचकर पता लगाइए, उस रास्ते के नीचे एक बेसमेंट जैसी जगह है, एक अलग ही दुनिया बना रखी है जिंदल ने। दिगंबर जी ने जैसे ही ये मैसेज पुलिस ऑफिसर को दिखाया तो वो अपनी टीम के साथ आसपास छानबीन करने लगे। और इधर दूसरी तरफ रीत अब धीरे धीरे होश में आने लगी थी। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने जिंदल को पाया। शादी मुबारक हो रीत, मैंने तुम्हें पा ही लिया। न जाने क्यों रीत के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे जिंदल की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर देविका और विक्रम को कुछ भी समझ नहीं आया। जिंदल ने उसे गले से लगा लिया। तभी अचानक ही रीत ने जिंदल के हाथ से उसका चाकू लिया और खुद के पेट में घुसा दिया। रीत, ये क्या किया तुमने रीत? नहीं, मैं इस शैतान को खत्म कर दूंगा। रीत! विक्रम और देविका को एक पल अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि रीत ने खुदकुशी कर ली है। वहीं दूसरी तरफ जिंदल की जैसे जान ही निकल गई। वो उसके हाथ से चाकू छुड़ाकर उसे दूर फेंकते हुए बोला, ये तुमने क्या किया रीत? तुम इस तरह अपनी जान नहीं ले सकती, तुम्हें इसका कोई अधिकार नहीं। दूर हो जा रीत से, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। अरे तुझ जैसे पागल को तो मारने की जरूरत ही नहीं है, तू खुद अपनी मौत मरेगा। सच ही कहा था रीत ने, तू तो किसी की नफरत के लायक भी नहीं है। देविका रीत के सर को अपनी गोद में रखकर रोने लगी। जिंदल जैसे ही रीत की तरफ बढ़ा तभी रीत ने इशारे से ही उसे दूर रहने को कहा। प्लीज मेरे पास मत आना जिंदल, तुम इस काबिल नहीं हो। शायद मेरी मौत ही अब मुझे तुमसे आजादी दिला सकती है, क्योंकि जीते जी तो मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। रीत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जिंदल का दिल बैठ सा गया।
ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म से जान ही निकल गई हो। तभी विक्रम ने रीत को गोद में उठाते हुए कहा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चल रहा हूँ रीत, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। ये कहते हुए विक्रम ने एक नजर जिंदल की तरफ देखा तो जिंदल धीरे धीरे चलते हुए उसके करीब आया। मैंने तुम्हें पाना चाहा था रीत, मगर तुम्हें पाकर खोना नहीं चाहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा प्यार एक दिन तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाएगा। मैंने तुम्हें आज सभी बंधनों से आजाद किया। आज के बाद मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगा। इसे लेकर जल्दी हॉस्पिटल जाओ दोस्त। मैंने अपनी सजा तय कर ली है। अब कभी तुम दोनों की जिंदगी में नहीं आऊंगा। अगले ही पल विक्रम और देविका रीत को लेकर वहां से निकल गए। जिंदल कुछ देर बैठा वहीं पर आंसू बहाता रहा। फिर अचानक ही उसकी आंखों में एक आग जलने लगी। वो पागलों की तरह हंसने लगा। उसके मुंह से डरावनी आवाज निकली, तुम्हें याद नहीं है, पर मुझे वो दिन याद है जब मैं बचपन में पहली बार तुम्हारे सामने आया था रीत, और तुमने शायद मजाक में ही कहा था कि तुम्हें मेरी शक्ल अजीब सी लगती है। उसी दिन से मुझे इस चेहरे से नफरत सी होने लगी थी, और अब खुद को भी खत्म करने जा रहा हूं सिर्फ तुम्हारे प्यार में। दूसरी तरफ दिगंबर जी अब विक्रम से मिल चुके थे। बेटा, ये रीत को क्या हुआ? डैड, उसे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, बचा लीजिए डैड मेरी रीत को। इधर जिंदल खुद से बातें करते हुए बोले जा रहा था, आज इस पागल दीवाने का आखिरी दिन है, इस चेहरे का, इस जिंदल का। उसने कोने में रखा एक केरोसिन का डब्बा उठाया और चारों तरफ डालने लगा। कुछ देर में ही उसने अपने ही साम्राज्य में आग लगा दी और अपनी बाहें फैलाकर जोर जोर से हंसने लगा। मुझे नहीं पता था कि मौत के बाद क्या होता है, पर मौत आज मुझे जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत लग रही है। उसे ना तो वहां कोई बचाने वाला था और ना ही कोई उसकी हालत पर रोने वाला। इतना कहकर जिंदल हंसने लगा और धीरे धीरे उसकी ये हंसी चीख में बदलने लगी।